हेलो एवरीवन, कैसे हो तो आप सभी। स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और मैं सुंदर आज फिर से आप लोगों को प्रश्न उत्तर की इस श्रेणी के अंदर, इस सीरीज के अंदर चैप्टर नंबर 11 माने प्रकृति की संपदा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है प्रकृति की अमूल्य संपदा। क्योंकि प्रकृति ने जो हमें अमूल्य संपदा दी है, अमूल्य जो धरोहर दी है, उसका कोई मूल्य नहीं है। उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आ जाओ, बिना किसी देरी के चलते हैं और करते हैं प्रारंभ। ठीक है, एक ही यूं मंजिल, पृष्ठ संख्या 215 पे ये क्वेश्चन मिलेगा आपको कि विभिन्न प्रकार के वाहन अलग अलग ईंधन स्टेशन पर क्यों जाते हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेशन पर इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनमें अलग अलग प्रकार के इंजन होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के ईंधन से चलते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। तो हम कहें कि इसका कारण है विभिन्न प्रकार के ईंधन, माने इसका कारण यह है कि विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल और डीजल, माने विभिन्न प्रकार के वाहन अलग अलग ईंधन स्टेशन पर क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका जो इंजन होता है वो अलग अलग प्रकार से बना हुआ होता है। उसी प्रकार से वो अलग अलग डीजल लेते हैं, डीजल पेट्रोल या ऑयल लेते हैं। ठीक है, आगे आ गया है कि पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है कि चित्र में प्राकृतिक संपदाओं से संबंधित वस्तुओं को दर्शाया गया, उन्हें उनके अव्यवस्थित नामों में मिलाएं और एक अन्य तालिका बनाएं और इन नामों में मिलाएं और एक तालिका बनाएं। इन संसाधनों के नाम लिखिए और इन संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत। तो ये है। तो अब मुझे बताओ कि इनके अंदर से नवीकरणीय कौन है। तो नवीकरण नव अव्यवस्थित नाम है, व्यवस्थित करना है। चट्टान, चट्टान है, चट्टान। ठीक है ना, ये अव्यवस्थित है, तो यहाँ चट्टान 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 ये रही। ठीक है, फिर नव का हम कहेंगे वन, तो वन ये रहा। और पवन, पवन ये है पवन, पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा ये रही। और जल, लज को क्या कहेंगे, जल, तो जल ये रहा। ठीक है, यहाँ पर इसकी आंसर दे रखिए। सभी के सभी क्या है, चट्टान जो है अनवीकरणीय है, बाकी सब नवीकरणीय। कहने का मतलब है ऐसे पदार्थ जो दोबारा से बनाए जा सके, जैसे जल दोबारा से साफ किया जा सकता है, बढ़िया किया जा सकता है। पवन बिल्कुल नवीकरणीय है। ठीक है, मतलब वन दोबारा लगाया जा सकता है। चट्टान दोबारा नहीं बन सकती अगर एक बार तोड़ दी तो। ठीक है ना, चलिए बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उन्हें सही करके पुनः लिखें। सही है तो पुनः करके सही लिखें। पहला ही आ गया कि प्रकृति में मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अभी तक तो पर्याप्त है, लेकिन आने वाले समय के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। ठीक है, मशीन प्रकृति में पाए जाने वाला एक संसाधन है, ये गलत बात है। ठीक है, मशीन बिल्कुल भी नहीं है, प्रकृति में पाया जाने वाला एक संसाधन नहीं है। ठीक है, ये अप्राकृतिक रूप से है। प्राकृतिक गैस एक अनवीकरणीय साधन है, ये बिल्कुल सही बात है। वायु एक नवीकरणीय साधन है, ये भी सही बात है कि वायु नवीकरणीय साधन है। ठीक है ना, मानी वापस से इसको स्वच्छ किया जा सकता है। सबसे उपयुक्त विकल्प का उपयोग करके रिक्त स्थान 3.1 ईंधन को समाप्त ईंधन जो सामान्यतः स्कूटर या बाइक जैसे दोपहिया वाहनों में उपयोग किया जाता है। तो मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी। तो पेट्रोल है ना, दोपहिया वाहनों में किससे चलते हैं, पेट्रोल से, क्योंकि इनका इंजन होता है ना, 4 स्ट्रोक इंजन होता है, वाइब्रेशन कम करता है इसीलिए। और जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनका वाइब्रेशन ज़्यादा करता है, तो उनमें पेट्रोल का डीजल काम में लिया जाता है।
नवीकरणीय संसाधन एक उदाहरण है कोयले का, जल का, प्राकृतिक गैस का, पेट्रोल का। कौन है? तो जल। जल है नवीकरणीय, इसे स्वच्छ किया जा सकता है। बाकी कोयला जल गया नहीं आएगा, प्राकृतिक गैस जल गई नहीं आएगी, पेट्रोल जल गया नहीं आएगा, वापस से नहीं बनाया जा सकता। निम्नलिखित को नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत करें। कोयला, प्राकृतिक गैस, वन और खनिज। तो इनके अंदर से ये जो है नवीकरणीय है। प्राकृतिक गैस अगर हम बात करें तो ये हो सकता है, खैर नहीं है, वो जो गोबर गैस होती है वो नवीकरणीय हो सकती है, गोबर गैस से वापस से प्राप्त की जा सकती है। बाकी सारी की सारी क्या है, वन को छोड़ के वन नवीकरणीय, मतलब दोबारा से लगाया जा सकता है अगर काट दे तो, लेकिन ये अगर खत्म हो गए तो वापस से नहीं आ सकते। हम यह क्यों कहते हैं कि पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है? हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर प्रकृति से मिला हुआ जो पेट्रोल है एक बार समाप्त हो गया, या हम उसे एक बार यूज में ले ले, तो उसे किसी भी प्रोसेस से वापस पेट्रोल नहीं बना सकते। वापस क्या नहीं कर सकते हैं? पेट्रोल नहीं बना सकते हैं। एक जगह से जंगल कट गया, हम वहां से दूसरा जंगल उगा देंगे। अगर पानी गंदा होगा तो उसे फिल्टर से साफ कर देंगे, हवा गंदी होगी तो उसे साफ कर देंगे। लेकिन अगर कोयला जल गया, पेट्रोल जल गया, तो वापस उसी से नहीं बनाया जा सकता। तो वही है कि भाई जो पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन का एक प्रकार है जिसके निर्मित होने में लाखों वर्ष लगते हैं। ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और एक बार उपयोग करने के बाद कम हो जाता है। यह उचित समय अवधि के भीतर उत्पन्न नहीं होता और न ही इसकी पुनः पूर्ति होती है। इसलिए पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। वनों को पुनः उगाना ठीक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो बिल्कुल वनों को पुनः उगाना कठिन है। सॉरी, क्या है? कठिन है? नहीं, कठिन तो नहीं है, आसान है पर मेहनत तो लगेगी। कठिन है क्योंकि पेड़ों की वृद्धि में लंबा समय लगता है। हाँ, ये है, पेड़ों की वृद्धि में क्या लगता है? लंबा समय लगता है। साथ ही वनों का पारिस्थितिक तंत्र जटिल होता है। वनों का जो पारिस्थितिक तंत्र, वहां पर पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, वो नहीं लाए जा सकते। हम एक प्रकार का जंगल लगा सकते हैं, लेकिन जो पहले की उसके अंदर विविधता थी वो जनरेट नहीं कर सकते। अत्यधिक पेड़ों को एक साथ लंबे समय तक सुरक्षित रखना भी काफी कठिन तथा श्रम साध्य होता है। क्या होता है? श्रम साध्य होता है। आगे है कि 5 दैनिक गतिविधियों की सूची बनाएं जहां आप प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। इनका उपयोग कम करने की विधियां सुझाएं। ठीक है, तो यह है पहला कि कागज का उपयोग करना। ठीक है, अब कागज का उपयोग हमें कम करना चाहिए, हिसाब से करना चाहिए, बिना मतलब में ही पेपर खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कागज मिलता है पेड़ों से और पेड़ कटेगा तो कागज बनेगा। ठीक है, तो डिजिटल दस्तावेजों का उपयोग करना चाहिए और पुनः चक्रित कागज का उपयोग करना चाहिए। पीने का पानी, तो पीने का पानी भी भाई हमें पीना तो फुल चाहिए, लेकिन बिना मतलब में वेस्टेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति से जो हमें पीने का पानी मिलता है वो बहुत ही कठिन है, समझो। ठीक है कुशल जल नल का उपयोग करना चाहिए, मतलब कि जितनी जरूरत हो उतना पानी यूज में लेना चाहिए। खाना पकाना, मानी कोयला, प्राकृतिक गैस और जीवाश्म, ठीक है, इनका यूज कम करना चाहिए। हमें लकड़ियों का यूज करना चाहिए, है ना जैसे सौर कुकर का यूज करना चाहिए। लकड़ियाँ भी जैसे अपने जंगल के अंदर वही लकड़ियाँ यूज लेनी चाहिए जो सूख गई हैं। तो कोई पेड़ टूट गया तो ये नहीं है कि हरे पेड़ों को काट कर। बिजली का उपयोग, तो कोयला और प्राकृतिक गैस से जो बिजली बनती है उसका भी यूज कम करना चाहिए। बिना मतलब में जो बल्ब है जलाए नहीं रखने चाहिए अपने को। यानी सौर पैनल के उपयोग से बिजली प्राप्त करके ऊर्जा कुशल उपकरणों के प्रयोग से। आगे है कि निजी वाहन का उपयोग कम करना चाहिए अपने को। क्यों? क्योंकि एक आदमी जैसे 10 आदमी वो गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं, लेकिन अकेले ही उस गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, फिर क्या करें? जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो लोग तो लेकर जाएंगे, मानेंगे नहीं। ठीक है, गरीब लोग ही क्या कर सकते हैं? ऐसे पालन कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर पेट्रोलियम यूज होता है और पेट्रोलियम अनवीकरणीय है, वापस नहीं बनता है, करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके कम दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करना चाहिए, है ना। कम दूरी है तो साइकिल का उपयोग कर लेना चाहिए। अब आगे अपने पास है कि 4 गतिविधियों की सूची बनाएं जो वायु की उपस्थिति में संभव है।
तो एक तो श्वास लेना संभव है, आग जलाना संभव है, पतंग उड़ाना संभव है, और पौधों में प्रकाश संश्लेषण संभव है वायु की उपस्थिति। आगे है कि आप अपने घर के आसपास को हरित आवरण से समृद्ध बनाने के लिए किस प्रकार योगदान देंगे। तो हम हमारे आसपास क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, बाग लगाएंगे, किस प्रकार योगदान देंगे, ऐसे कार्यों की सूची बनाएं। तो हमारे घर के आसपास हरित वातावरण से समृद्ध करने के प्रयास करेंगे और मौजूदा पेड़ों और हरित स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रहेगा। सामुदायिक वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेना होगा और स्थानीय पार्कों तथा खुले स्थानों पर पेड़ लगाना, हरित पहल के लिए स्थानीय विद्यालयों का सहयोग करना होगा। पड़ोसियों को अपने घरों और बालकनियों और आसपास पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना होगा। क्या करना होगा, प्रेरित करना होगा। आगे है दिए गए चित्र में हम देखते हैं कि भोजन बनाया जा रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। सोलर कुकर से यहाँ पे भोजन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, भोजन बनाया जा रहा है सोलर कुकर से, सौर कुकर से। तो पहला है कि भोजन बनाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। तो ये हो रहा है सूर्य की जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। भोजन बनाने के लिए इस प्रकार की ऊर्जा के उपयोग का एक लाभ क्या है। ठीक है, लाभ है कि इस ऊर्जा के उपयोग से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। हानि है कि इस ऊर्जा का उपयोग रात्रि के समय सीमित हो जाता है, मानी रात्रि के समय नहीं कर सकते अपन। और ऊर्जा जब तक सूर्य रहेगा तभी हम ऊर्जा का यूज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने से मृदा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है। देखो, बड़े स्तर पर पेड़ों की अगर हम क्या करेंगे, कटाई करेंगे, तो आपको पता है कि पेड़ों के नीचे जो मृदा होती है वो समृद्ध मृदा होती है। समृद्ध मृदा का मतलब है उसके अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्यों उपस्थित होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पेड़ पौधे से पत्तियां, घास ये सब टूट के गिरती है, वो उसी मिट्टी में दफन हो जाती है, उसी मिट्टी में कंपोस्ट बनाती है और वहीं के पेड़ पौधों के लिए काम आती है। जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो वहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। ठीक है, बेकार हो जाएगी। तो पेड़ पौधों से गिरने वाली पत्तियां सड़ जाती है और मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध बनाती हैं। इस मृदा का उपयोग नए पौधों और पेड़ पौधों को उगने के लिए किया जाता है। लेकिन बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने से यह प्रक्रिया कम हो जाती है। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे मृदा में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण कम हो जाता है। क्या हो जाता है, पुनर्चक्रण कम हो जाता है और मृदा की गुणवत्ता कमजोर पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है। आगे आ गए अपने पास कि दो मानवीय गतिविधियां बताए जिनसे प्रदूषित होती है। एक कार्य सुझाए जो वायु प्रदूषण कम करने में सहायक है। तो ये आपका कि मानवीय गतिविधि जो वायु प्रदूषण करती है, तो कौन कौन सी करती है कि वाहनों और उद्योगों में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने से। जीवाश्म ईंधन का मतलब तो कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, ये अगर हम यूज कर रहे हैं तो प्रदूषण होगा काफी सारा। वनों की कटाई करने से भी क्या होगा, प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण कम करने के सुझाव, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। कल कारखानों की जो धुआं निकल रही है, जो उनसे गार्बेज निकल रहा है या फिर उनसे जो वेस्टेज निकल रहा है, उनको कंट्रोल करना चाहिए। तो सार्वजनिक परिवहन तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, माने इलेक्ट्रिक बसें चलानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि प्रदूषण जीरो हो जाए। एक परिवार सौर पैनल बिजली उत्पादन के लिए, गैस स्टोव खाना बनाने के लिए और पवन चक्की कुएं से पानी निकालने के लिए उपयोग करता है। क्या होगा यदि एक सप्ताह तक सूर्य का प्रकाश न हो। तो यदि एक सप्ताह तक सूर्य का प्रकाश न हो तो सौर पैनल से बिजली उत्पादन नहीं होगा, जिससे बिजली की कमी हो जाएगी। ठीक है, बस ये हो सकता है, पानी तो उसे मिलता रहेगा। दूसरा, गैस स्टोव से खाना बनाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है और सूर्य के प्रकाश का नहीं। पवन चक्की द्वारा कुएं से पानी खींचने की प्रक्रिया भी अप्रभावित रहेगी, वो चलती रहेगी, क्योंकि पवन चक्की चलने के लिए पवन की आवश्यकता होती है, न कि सूर्य के प्रकाश की। ठीक है।
आगे है, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जीवाश्म ईंधन, वन, वायु, पेट्रोलियम, कोयला, जल और अनवीकरणीय संसाधन, इनका यूज करना है और अपने को क्या करना है, इस डायग्राम को बना लेना है। इस डायग्राम को क्या करना है, बना लेना है। तो यहाँ पे डायग्राम बना दिया गया है, ठीक है। मानी पहले लिख दिया हमने प्राकृतिक संसाधन, दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय में आता जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोलियम और डीजल, ठीक है, और गैस भी इसी में आ जाता है। और नवीकरण में आ जाता है जल, वायु और वन, ठीक है ना, जल, वायु और वन। इनको दोबारा से क्या कर सकते हैं, हम तैयार कर सकते हैं। आगे आ गया अपने पास कि उद्योगों और आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों की मांग बढ़ रही है, इसीलिए लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या यह उचित है? क्या यह उचित है? चर्चा कीजिए और एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। उद्योगों और आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार पेड़ों की कटाई उचित नहीं है और इसके समाधान के लिए पेड़ लगाना और वनों का संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। साथ ही इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना चाहिए। वनों की महत्ता, वनों का पर्यावरण पर प्रभाव और वन संरक्षण के उपाय करने चाहिए और वैकल्पिक सोर्स का यूज करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जैसे मैं गाड़ी से जा रहा हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी से जाना चाहिए, ऐसे मुझे कुछ करना चाहिए, या अकेले जाने के बजाय मैं 2-4 आदमियों को वाली गाड़ी में बैठ के जाना चाहिए, खुद का साधन कम यूज लेना चाहिए। अपने विद्यालय में पानी के उपयोग को कम करने के लिए एक योजना बनाएं और इस योजना को साकार करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे और इससे पर्यावरण को कैसे सहायता मिलेगी। तो अपने पास है कि विद्यालय में पानी के उपयोग को कम करने के लिए योजना, इसके लिए हम विद्यालय के सभी स्थानों पर पानी के रिसाव को ठीक करेंगे, पानी के अनावश्यक उपयोग को रोकने तथा उसे संरक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे और वर्षा जल संचयन का प्रयास करेंगे। पानी के अपव्यय को रोकने, संरक्षण तथा संचयन से भूजल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है और जिससे पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिल सके। आगे चलिए, बहुचयनात्मक अपने पास आ चुके हैं प्रश्न। कौन से प्रश्न आ चुके हैं? बहुचयनात्मक प्रश्न आ चुके हैं। वायु में उपस्थित होता है, तो वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑर्गन भी होता है, तो सारी चीजें उपस्थित होती हैं, ठीक है ना। क्या होती है? सारी चीजें उपस्थित होती हैं। आगे आ गया, सूर्य जी का झालरा बावड़ी स्थित है। सूर्य जी का झालरा बावड़ी कहाँ पे स्थित है? यह है राजस्थान में। अब राजस्थान में कौन सी जगह स्थित है आप लोग बताएंगे मुझे। सूर्य जी का झालरा बावड़ी, ठीक है ना, फटाफट से आप लोग हमें बता देंगे। आगे आ गया, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? क्या विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है अपना अब 22 मार्च को। कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, ठीक है। आगे अपने पास, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या है? तो वो है आपका मुख्य सोर्स है सूर्य। क्या है? सूर्य है। आगे है, वन महोत्सव पूरे देश में किस महीने मनाया जाता है? वन महोत्सव पूरे देश में किस महीने में मनाया जाता है? तो जुलाई में मनाया जाता है वन महोत्सव, ठीक है। आगे आ गए, ईंट बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर, लेटराइट। तो बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट ना, ईंट बनाने के लिए तो लेटराइट मिट्टी का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मानी जो अपनी काली मिट्टी होती है ना, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, उसका यूज करते हैं। आगे सामान्य मोबाइल फोन निर्माण में प्रयुक्त खनिज, चांदी है, तांबा है, कोबाल्ट है, उपयुक्त सभी। तो बताओ क्या क्या इसके अंदर उपयुक्त होगा? सभी। तो चांदी भी आ जाता है मोबाइल की वायरिंग करने के लिए, तांबा भी उसकी वायरिंग में होता है, कोबाल्ट भी लगाया जाता है। आगे आ गया, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है सौर पैनल, बाकी सब
प्राकृतिक संसाधन, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? है। आगे अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब है कि भाई साहब अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है? वायु, जल, मृदा और वन, अनवीकरणीय। तो मृदा होगी, ठीक है। जलवायु और वन तो है, जलवायु और वन तो है, मृदा नहीं है, ठीक है। आगे आगे सजीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। सजीवों के जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है, बेहद जरूरी है। आगे आ गए अपने पास रिक्त स्थान, मानी चलती हुई वायु को, चलती हुई वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन। और सौर पैनल को एकत्रित कर विद्युत उत्पादन करता है। किसको? सौर ऊर्जा को। किसको? सौर ऊर्जा को। सौर ऊर्जा मानी सौर पैनल सौर ऊर्जा को एकत्रित कर विद्युत का क्या करता है? उत्पादन करता है। आगे पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु विभिन्न 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 गैसों का मिश्रण होता है। विभिन्न गैसों का क्या होता है? विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। विभिन्न गैसों का क्या होता है? मिश्रण। आगे है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों को क्या कहते हैं? प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग, 2/3 भाग क्या है? जल है। क्या है? जल, ठीक है। मानी जल ज्यादा है, 2/3 है, 2/3, 2/3, 2/3 का मतलब है कि पृथ्वी पर 3 भाग में से 2 भाग जल है। मानी जब भी पृथ्वी डूबेगी जलमग्न हो जाएगी क्या हो जाएगी? जलमग्न हो जाएगी। तो जल है। तो क्या है आगे? क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश पौधों को भोजन तैयार करने में सहायता करता है। क्या तैयार करने में? भोजन। क्या तैयार करने में? भोजन तैयार करने में क्या करता है? सहायता करता है। आगे लीजिए। सत्य सत्य वाला कथन है कि पवन चक्की और फिरकी की कार्य प्रणाली समान है। बिल्कुल, पवन चक्की और फिरकी की कार्य प्रणाली एक जैसी है, समान ही है, ठीक है। आगे चले। महासागरों एवं समुद्रों में पाए जाने वाला जल मृदु होता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। कठोर जल होता है। क्या होता है? वो कठोर जल होता है। ये बिल्कुल असत्य बात है। आगे क्या? पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी का तेल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। नहीं, ये गलत बात है। तेल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है नहीं, ये क्रूड ऑयल से प्राप्त होता है ना। क्या है? क्रूड ऑयल से प्राप्त होता है। बात तो सही है। सारी चीजों को बोलते तो पेट्रोलियम है, लेकिन ये होता है क्रूड ऑयल, ठीक है। मिलते एक से ही हैं। विद्युत वाहन किसी भी प्रकार के धुएं का निष्कासन नहीं करता है। बिल्कुल सत्य बात है। मिलाओ भाई। वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। जल 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 से हिम हो जाता है। और पेट्रोलियम से डीजल। और खनिज तो क्या है? अपना एल्यूमिनियम ही है। खनिज तो क्या है? अपना एल्यूमिनियम ही है। दूसरा देखो, आगे आ गया अति लघुतरात्मक प्रश्न, मानी हमें प्राकृतिक संपदा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें प्राकृतिक संपदा की आवश्यकता उत्तरजीविता और अपने जीवन को अत्यधिक सुविधाजनक बनाने के लिए पड़ती है। आगे पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु का संगठन बताइए। तो पृथ्वी के चारों ओर जो उपस्थित है उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और आपका जितनी भी अन्य गैसें बची वो कितनी है? 1%। इसमें से 0.03% है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। पवन से क्या तात्पर्य? चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में किन कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है? पानी पीने के लिए, नहाने के लिए हमें पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सफाई के लिए, फसलों उगाने के लिए, औद्योगिक कार्यों के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। आगे है कि महासागरों एवं समुद्रों का जल उपयोग के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है?
देखो अपने महासागरों, समुद्रों और समुद्रों का जल उपयोग के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है। ठीक है, तो समझिए कि महासागरों एवं समुद्रों का जल नमकीन मानी लवणीय होता है, इसीलिए यह जल घरेलू कृषि एवं औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। आगे अपने पास जल की हानि को कम करने के कुछ उपाय बताएं। जल की हानि को कम करने के कुछ उपाय बताएं। तो जल की हानि को कम करने के लिए कई विधियां हैं। उपयोग में न ले मानी उपयोग में न होने पर नल को बंद कर दे, उपयोग न होने पर नल को क्या कर दे, बंद कर दे। जल के रिसाव को सही करना चाहिए, करवाना, और जल का पुनःचक्रण करना। जल संचयन भी जल बचाने में सहायक है। जल को भी संचयन करना चाहिए, बारिश के जल को। आगे भारत में अनेक परिवारों द्वारा सुबह सुबह सूर्य को जल क्यों अर्पित किया जाता है। तो भारत में अनेक परिवारों में सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सुबह सुबह जल को क्या किया जाता है, अर्पित किया जाता है, क्योंकि सूर्य से ही अपना जीवन संभव है। सूर्य से ही अपना जीवन संभव है और हम प्रकृति पूजक हैं, इसीलिए हम प्रकृति को पूजते हैं। ठीक है ना, सूर्य को भगवान मानते हैं क्योंकि उसी से पूरा जीवन चल रहा है। क्या चीज नहीं चल रही, उसी से तो भोजन बन के आ रहा है अपने पास। ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे जो जी रहे हैं वो उसी की देन है। नेलिकाई किसे कहते हैं, माने कन्नड़ में आंवले को नेलिकाई कहते हैं, है ना। माने नेलिकाई किसे कहते हैं, माने आंवले को। ठीक है ना, नेलिकाई किसे कहते हैं, माने आंवले को कहते हैं। माने कन्नड़ में जो आंवला है उसे कहते हैं नेलिकाई। ठीक है ना। आगे विभिन्न स्थानों की मृदा को छूने के बाद अपने हाथों को अच्छे से क्यों धोना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जिस मृदा में कचरा होता है उसमें ऐसे कीटाणु होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसीलिए विभिन्न स्थानों की मृदा को छूने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरीके से क्या कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। आगे आ गया है मृदा एक अमूल्य संपदा क्यों है। क्योंकि मृदा एक अमूल्य संपदा है क्योंकि यह जैव विविधता को आश्रय देती है। जैव विविधता को क्या देती है, आश्रय देती है। मृदा कैसे बनती है। तो मृदा का निर्माण लंबे समय कई हजारों वर्षों पूर्व सूर्य, जल और सजीवों द्वारा चट्टानों के विघटन से होता है। चट्टानों के किससे होता है, विघटन से होता है। चट्टानें किससे बनी होती है, तो चट्टानें किससे बनी होती है, चट्टानें खनिजों से बनी होती है। चट्टानें किन से बनी होती है, खनिजों से बनी होती है। आगे है खनिजों से कौन कौन सी महत्वपूर्ण धातुएं प्राप्त होती हैं। तो जितनी भी धातुएं सब खनिजों से ही मिलती हैं। एल्यूमिनियम हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, जैसी महत्वपूर्ण धातुएं कहाँ से प्राप्त होती हैं, खनिजों से ही प्राप्त होती है, जमीन से ही प्राप्त होती है, जमीन के अंदर से प्राप्त होती है। आगे है अपना परिवहन के लिए हम जिन वाहनों का उपयोग करते हैं उनसे अधिकांश वाहन ईंधन का उपयोग करते हैं। तो जीवाश्म ईंधन का अधिकांश, जीवाश्म ईंधन का मतलब या तो पेट्रोलियम या गैस या फिर डीजल या फिर पेट्रोल, इनका यूज करते हैं। पेट्रोलियम से क्या तात्पर्य है, माने पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। इससे प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, माने इन सभी का जो संगठन हो पेट्रोलियम है। वैसे क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल जिसे कहते हैं, फिर उससे सारी चीजें निकलती हैं। सीएनजी एवं एलपीजी का पूरा नाम बताएं। सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी माने होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, माने लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी। हम जीवाश्म ईंधन के संरक्षण में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, इसके दो उपाय बताए। तो निकट स्थानों तक पैदल या साइकिल से जाकर और सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करके। ठीक है, माने हमें सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए जहां पे बहुत सारे लोग बैठ के जाते हो। आगे है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो ये है कि वे संसाधन जिनका उचित समयावधि के भीतर नवीनीकृत
नवीनीकृत या पुनः पूर्ति अथवा पुनर्स्थापन हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऐसे संसाधन जिसे हम दोबारा से तैयार, जैसे जंगल कट गया दोबारा से तैयार हो जाएगा, वायु गंदी हो गई तो उसे प्यूरिफाई कर लेंगे, जल गंदा हो गया तो उसे फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, आगे वन से क्या तात्पर्य है, मानी वन विभिन्न प्रकार के पौधों के सघन वृद्धि वाले क्षेत्र को कहते हैं। वन विभिन्न प्रकार के पौधे जहां उग रहे हैं उसे हम वन कहते हैं, सघन होने चाहिए। प्रकृति में पुनः चक्रण का एक उदाहरण दीजिए। तो पौधे से मृदा पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जब पेड़ों से गिरने वाली पत्तियां सड़ जाती है, वे मृदा को पुनः पोषक तत्वों से समृद्ध बनाती है, समृद्ध कर देती हैं, और इस मृदा का उपयोग नए पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। और इस प्रकार प्रकृति में पुनः चक्रण चलता रहता है। मोबाइल फोन निर्माण में कौन कौन से प्रमुख खनिजों का यूज होता है? तो इसके अंदर देखो, सोना चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा और कोबाल्ट आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत महंगे महंगे धातु है। श्वास को रोकने पर हम असहज क्यों हो जाते हैं? तो श्वास को लंबे समय तक रोकने पर कठिन होता है, क्योंकि श्वास द्वारा भीतर ली गई वायु ऑक्सीजन होती है और यह हमारे शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यक है। कौन? ऑक्सीजन। जब हम लंबे समय तक श्वास रोकते हैं तो हमारे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है और इसीलिए हम असहज हो जाते हैं। अब समझिए, हमारा शरीर का जितना भी काम हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं बैठा भी हूँ, मैं सो भी रहा हूँ, तब भी हमारे शरीर में काफ़ी सारे प्रोसेस चलते रहते हैं। कोशिकाओं का बनना, कोशिकाओं का नष्ट होना, ठीक है, खाने का पचना, और भी काफ़ी सारे प्रोसेस हैं वो चलते रहते हैं। वो सारे के सारे जो चलते हैं ऑक्सीजन से, क्योंकि नाक के द्वारा जो अपनी ऑक्सीजन है वो फेफड़े में पहुंचती है, फेफड़े के द्वारा ब्लड के द्वारा प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है, और प्रत्येक कोशिका तक अपना ग्लूकोज पहुंचता है। तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर दोनों का दहन होता है, दहन होने से ही एनर्जी आती है, और एनर्जी आने से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, उनसे हमारा शरीर चल पाता है। मतलब जिस प्रकार से गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से अपने को चलाने के लिए भोजन और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जिस प्रकार से गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, भाई पेट्रोल मतलब खाना और ऑक्सीजन मतलब गैस। ऑक्सीजन हमें भी चाहिए, गाड़ी को भी चाहिए, तभी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ऑक्सीजन चाहिए उसे, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के उसके अंदर दहन नहीं होगा, उसमें भी चिंगारी उठती है, पेट्रोल जलता है। पवन चक्की से क्या तात्पर्य, इसका उपयोग बताएं। तो पवन चक्की बड़े पंखों की एक फिरकी के समान होती है और इसके पंखों को पवन घुमाती है। आटे की चक्की, कुएं से पानी ऊपर खींचने या विद्युत उत्पादन के लिए पवन चक्की का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, पवन चक्की का उपयोग किया जाता है। आगे है पवन चक्की, यानी पवन चक्की फार्म क्या होते हैं? भारत के प्रमुख पवन चक्की फार्म के नाम बताएं। तो पवन चक्की फार्म वह क्षेत्र है जिसमें अनेक पवन चक्कियां पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करती हैं। भारत के प्रमुख पवन चक्की फार्म तमिलनाडु का क्या है? मुपंडल पवन चक्की फार्म है, और राजस्थान के जैसलमेर का पवन चक्की फार्म है, और महाराष्ट्र का ब्रह्मवेल पवन चक्की फार्म है। ठीक है, जहां पे काफी सारे पवन चक्कियां लगी होती हैं। आगे अपने पास है जल कैसे प्रदूषित हो जाता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम मृदु जल के सोर्स में कचरा, अपशिष्ट पदार्थ फेंककर उन्हें दूषित कर देते हैं, और घरों और उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जब स्रोतों से निकलते हैं तो वे जल को प्रदूषित करते हैं। वे जल को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। उसका प्रभाव यह होता है कि प्रदूषण जल सजीवों के उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या नहीं है? उपयुक्त नहीं है। आगे चलिए, सौर ऊर्जा के उपयोग के 3 उदाहरण बताइए। सौर ऊर्जा के उपयोग के 3 उदाहरण।
तो सौर पैनल सौर ऊर्जा के एकत्रित कर विद्युत का उत्पादन करते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग सोलर कुकर में खाना बनाने में किया जाता है। ठीक है, एक तो सोलर पैनल से एनर्जी बढ़ती है अपनी, और एक खाना बनाने के लिए सौर कुकर का यूज़ किया जाता है, और एक किया जाता है सौर ऊर्जा का उपयोग सौर जल ऊष्मक मानी होता है, जल को गर्म करने का भी सोलर सिस्टम लगा होता है, जो जल को क्या करता है, गर्म करता है। क्या करता है, जल को गर्म करता है बिना किसी एनर्जी के, केवल सूर्य का यूज़ करके, सूर्य के विकिरणों का यूज़ करके। हमारे सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत सूर्य पर निर्भर करते हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। भाई जितने भी अपने ऊर्जा के मुख्य सोर्स है, जैसे मेरा खाना कहाँ से आ रहा है, मैं गेहूँ का बना हुआ आटा खाता हूँ, काफ़ी सारी सब्जियाँ खाता हूँ, नहीं खाता, सभी लोग यही करते हैं। गेहूँ कब बनता है, जब सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी उगता है, वो उगेगा और तभी भोजन बनाएगा, तभी उसके अंदर बीज पड़ेंगे, जब सूर्य चमकता रहेगा। नहीं आया तो नहीं होगा, समझ गए ना। जितने भी पेड़ पौधे उग रहे हैं वो शोषण करेंगे सूर्य की उपस्थिति में। आगे, सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पौधे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर भोजन बनाते हैं। विभिन्न जीव जंतु पौधे को खाते हैं, विकसित होते हैं। हम पौधों और जीव जंतुओं वो दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर यह चक्र सूर्य के कारण ही संभव है। अतः हम सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत सूर्य पर निर्भर करते हैं। चलिए आगे। हमें वनों का संरक्षण और दायित्वपूर्ण उपयोग क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो वन पक्षियों और कीटों सहित कई जंगली जंतुओं के लिए एक प्राकृतिक आवास है। वह उन्हें भोजन और आश्रय भी प्रदान करता है। वह उन्हें भोजन और क्या प्रदान करता है, आश्रय। कौन करता है, जंगल। ठीक है, प्रकृति में प्रत्येक जीव उत्तरजीविता के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है। जीवों में विविधता प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए भोजन सुनिश्चित करती है। परंतु पिछले कुछ वर्षों से बड़े पैमाने पर वनों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण वन क्षेत्र लगातार कम हो रहे हैं, और एक नए वन को उगाने या किसी लुप्त हुए वन को पुनर्स्थापित करने में कई वर्ष लग जाते हैं। अतः हम इनका संरक्षण दायित्वपूर्वक उपयोग करना चाहिए। संरक्षण और दायित्वपूर्वक क्या करना चाहिए, अपने को उपयोग करना चाहिए। आगे है वन महोत्सव क्या है। वन महोत्सव क्या है, इसका उद्देश्य बताएं। मानी पूरे देश में जुलाई महीने में वन महोत्सव मनाया जाता है, और यह एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम है। और इस उत्सव के दौरान नए पौधे और पेड़ लगाए जाते हैं, और वनों का सम्मान करने के लिए जागरूकता पैदा की जाती है। इसका उद्देश्य हरित आवरण को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य क्या है, हरित आवरण को बढ़ाना है। आगे चलिए। चट्टानों से कौन से प्रमुख खनिज प्राप्त होते हैं, इसका क्या उपयोग है। तो चट्टानों से एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, लोहा जैसी महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त होते हैं, और इन खनिजों का उपयोग वायुयान, कार, आभूषण, प्रसाधन, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। आगे है पारंपरिक घरेलू ईंधन का नाम बताएं। अब इनका स्थान कौन से ईंधन ले लिया है। ठीक है ना, माने पारंपरिक घरेलू ईंधन का नाम बताना। वैसे तो अपने लकड़ी काम में आती थी। ठीक है, अब इनका कौन ने ले लिया स्थान। तो वैसे पारंपरिक घरेलू के लिए पहले कोयले, लकड़ी और गोबर के उपले का उपयोग भोजन बनाने के लिए किया जाता था। अब प्रदूषण कम करने वाली प्राकृतिक गैस एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस मानी एलपीजी धीरे धीरे इसका स्थान ले रही है। ठीक है, आगे अपने पास आ चुका है कि प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधनों में क्या अंतर है।
देखो, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से मिले हैं, और मानव निर्मित संसाधन वे होते हैं जो हमें मानवों से मिले हैं, जो मानव बनाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन माने वे संसाधन जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जबकि वे संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उन्हें हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। इनका निर्माण प्रकृति के कारकों से होता है, प्रकृति खुद बनाती है, और इनका निर्माण प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त सामग्रियों से बनाते हैं। उदाहरण के लिए जल, वायु, जल, मृदा, सौर ऊर्जा, चट्टानें, खनिज, जीवाश्म ईंधन आदि। इसमें क्या होगा, विद्युत बल्ब, फर्नीचर, सौर पैनल, साइकिल आदि, ये सब बनते किससे हैं? प्राकृतिक चीजों से ही बनते हैं, लेकिन प्राकृतिक चीजों को कन्वर्ट करके ये खुद प्राकृतिक चीजें हैं जिन्हें प्रकृति बनाती है। आगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर बताइए। तो नवीकरणीय संसाधन मानी वे संसाधन जिनका उचित समय अवधि के भीतर नवीकरण मानी पुनः पूर्ति या पुनर्स्थापना की जाती है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जिन्हें हम वापस से यूज ले सके, वापस से बना करके। तो वे संसाधन जो सीमित मात्रा में होते हैं और जिनकी उचित समय अवधि में पुनः पूर्ति नहीं होती है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए खनिज संपदा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। जबकि इसमें क्या है, वायु, जल, मृदा और वन, वायु, जल और पवन, वायु, जल और पवन, इनको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। मृदा तो एक बार नष्ट हो गई तो हो गई समझो। आगे अपने पास हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? भाई हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इसीलिए करना चाहिए क्योंकि अपना जो जीवन है उन्हीं पर निर्भर है, उन्हीं से चल रहा है। ठीक है, इसीलिए माने प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति से मिलते हैं। मानव सहित सभी सजीव अपने अस्तित्व के लिए इन पर निर्भर करते हैं। इसीलिए हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, उनका अपव्यय न करते हुए दायित्वपूर्ण उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और भविष्य के लिए इनको बचा सकते हैं। जितनी अपनी जरूरत है उसे यूज में लो और बाकी सबको सेव करो, बचाओ। चिपको आंदोलन क्या है? ठीक है, ये खेजड़ी को बचाने का एक आंदोलन था, पेड़ों को बचाने का। माने भारत में प्राचीन काल से ही वनों का आदर, संरक्षण और संरक्षण करने की परंपरा आई है। पेड़ों की कटाई को रोकने और इस प्रकार वनों को बचाने के लिए सामान्य लोग द्वारा कई प्रयास किए गए। इनमें प्रसिद्ध चिपको आंदोलन एक ऐसा प्रयास है जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में उत्तराखंड में हुई और इस आंदोलन में स्थानीय महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें पेड़ों को घेर लिया और उनसे लिपट गई। उनसे क्या हो गई? लिपट गई। ठीक है, उनसे लिपट गई और पहले राजा ने उन महिलाओं को काटा, फिर उसके बाद में वो पेड़ को काट के ले गए। वो राजा के लोग थे। ठीक है, आगे आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन से उत्तरीय प्रश्न है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ज्यादा नहीं है, थोड़े से एक और 85 तक है, 82 तक है ना, ज्यादा नहीं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आगे हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? किस स्रोत से प्राप्त जल हमारे लिए उपयोगी है? तो पृथ्वी की सतह पर लगभग 2/3 जल है, मतलब 2/3 जल है। ठीक है ना, मानी 3 हिस्सों में से 2 जल है और 1 पृथ्वी का हिस्सा है। भाग जल से घिरा हुआ है और अधिकांश जल महासागरों, समुद्रों में पाया जाता है, परंतु यह जल नमकीन है, मानी लवणीय होता है। इसीलिए यह जल घरेलू कृषि और औद्योगिक कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? इन सभी गतिविधियों के लिए हमें मृदु मानी लवण रहित या अलवणीय जल की आवश्यकता होती है और पृथ्वी की सतह पर बर्फ की चट्टानों, बर्फ की चादरों, हिम, नदियों, झीलों में और पृथ्वी की सतह के नीचे जल के रूप में पाया जाता है। बर्फ की चादरों, हिम या भूजल से मृदु मानी अलवणीय जल प्राप्त करना कठिन है।
होता है, लेकिन ये तालाबों, नदियों और झीलों, कुओं से सहजता से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अपने को तो नमकीन जल नहीं चाहिए, अपने को चाहिए मृदु जल, सॉफ्ट जल, पीने का पानी, मीठा जल। जीवाश्म ईंधन के वैकल्पिक स्रोत खोजे जाने क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये लिमिटेड है, लंबे समय तक ये चलेंगे नहीं। जब ये लंबे समय तक चलेंगे नहीं तो फिर भाई हमें बाद में कैसे मोटरसाइकिल चलाएंगे कैसे कार चलाएंगे? इसीलिए भाई लिमिटेड सोर्स को यूज करना चाहिए। तो जीवाश्म ईंधन के वैकल्पिक सोर्स खोजे जाने क्यों आवश्यक है? तो इसके लिए जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, माने बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। यदि हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग वर्तमान में इसी प्रकार से सतत रूप से करते रहे तो शीघ्र ही जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएंगे, और साथ ही जीवाश्म ईंधन के जलाए जाने पर धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो कि वायु को प्रदूषित करती है। और परिवहन एवं घरेलू साधन के लिए जीवाश्म ईंधन अत्यधिक निर्भरता के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण हुआ है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें ऊर्जा के वैकल्पिक सोर्स को क्या करने चाहिए? खोजने चाहिए। आगे क्या है? अनवीकरणीय संसाधनों को उदाहरण देते हुए समझाइए। तो जीवाश्म ईंधन निर्मित होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मान जो पेट्रोलियम बन रहा है वो लाखों वर्षों में बना है, ठीक है, लग जाते हैं, और सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, मानी कम मात्रा में पाए जाते हैं, और एक बार उपयोग करने के बाद ये क्षीण हो जाते हैं, उचित समय अवधि के भीतर उत्पन्न नहीं होते, और न ही इनकी पुनः पूर्ति होती है, और इन संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण है खनिज, मृदा, चट्टानें, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। आगे है निम्नात्मक प्रश्न, मानी वर्षा जल संचयन से क्या तात्पर्य है? भारत में इसकी परंपरा के बारे में बताएं। मानी जल संरक्षण के लिए जल संचयन एक विधि है। बहुत से भवनों में वर्षा के जल को बाद में उपयोग करने के लिए बड़ी मात्रा में एकत्रित एवं संग्रहित किया जाता है। इससे वर्षा जल संचयन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वर्षा जल संचयन कहा जाता है। मानी भारत में वर्षा जल संचयन की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। उदाहरण के लिए राजस्थान एवं गुजरात में पानी की कमी के कारण जल संचयन के लिए बावड़ी एवं बाव बनाए गए, और इन बावड़ियों में जल संचयन की एक अनूठी व्यवस्था है, और इनमें न केवल वर्षा का जल बल्कि आसपास की झीलों, तालाबों और नदियों से रिसने वाले जल भी संचित होते हैं। इस हेतु धरती में लंबे और गहरे गड्ढे, खाइयों के अंदर की दीवारें पत्थर के टुकड़े से इस प्रकार बनी होती हैं कि इससे इन खाइयों में जल का रिसाव हो सके। आगे चलें। चट्टानों मानव जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो चट्टानों का उपयोग घर, भवन, मंदिर, सड़क, बांध और मेज के ऊपरी भाग बनाने के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। स्लेट जैसे कुछ चट्टानों का उपयोग छत बनाने के लिए भी किया जाता है, और लेटराइट का उपयोग ईंट जैसे निर्माण सामग्री बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। लेटराइट मानी एक तरीके से मिट्टी होती है। नाइट इधर क्या हो गया? ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और संगमरमर कुछ महत्वपूर्ण चट्टानें हैं जो भवन निर्माण में उपयुक्त भूमिका निभाते हैं। चट्टानों से खनिज प्राप्त किए जाते हैं, और खनिजों का उपयोग वायुयान, कार, आभूषण, संसाधन, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है, और इस प्रकार चट्टानों ने मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चट्टानें खनिजों से बनी होती है, और इनके निर्माण में हजारों से लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए इनका संरक्षण
और उपयोग दायित्वपूर्ण करना चाहिए। आगे चलते हैं। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? मानी जो पृथ्वी से जो चट्टानों से तेल निकलता है वही जीवाश्म ईंधन है। इसके बारे में आपको समझाना है और इसके उपयोग को समझाना है। उपयोग तो सभी जानते हैं, जो जितनी भी गाड़ियां चल रही है आजकल जीवाश्म ईंधन से ही चल रही है। मानी प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम को आमतौर पर जीवाश्म ईंधन कहा जाता है और ये मूलतः पृथ्वी के भीतर सूक्ष्म जीवों और पौधों के दबे जाने से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं और इन संसाधनों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, इन्हें जीवाश्म ईंधन के उपयोग क्या है? चलिए आगे चलते हैं। जीवाश्म ईंधन के उपयोग है पेट्रोल जानते हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम प्राप्त होता है। और पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण, ये सबसे अधिक उपयोगी किए जाने वाले ईंधन है। ठीक है ना, क्योंकि इनसे मोटरसाइकिल चल रही है, इनसे ट्रक चल रहे हैं, इनसे रेलगाड़ियां चल रही है, इनसे बड़े बड़े रिएक्टर्स चल रहे हैं जिससे कि विद्युत बन रही है ना। आगे है प्राकृतिक गैस, माने एलपीजी हो गई और सीएनजी हो गई। माने इसका उपयोग भोजन बनाने, विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है और आजकल इसका उपयोग वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस माने सीएनजी के रूप में भी ईंधन की तरह किया जाता है। यह पेट्रोल और डीजल की तुलना में क्या होता है? अधिक स्वच्छ ईंधन है, मानी प्रदूषण कम करता है, प्रदूषण नहीं निकालता है। और एक कोयला है ना, ये भी जीवाश्म ईंधन ही है। माने इसका उपयोग ईंधन के रूप में पहले भोजन बनाने के लिए किया जाता था और अब कोयले का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन में किया जाता है। भोजन बनाने में अब इसका यूज नहीं लेते हैं। आगे आ गया अपने पास कि प्राकृतिक संसाधनों से क्या तात्पर्य है। माने प्राकृतिक संसाधनों से अपने को क्या तात्पर्य है, मतलब क्या है, इन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। माने वे संसाधन जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त कर सकते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मतलब जो अपने को अपने आसपास के वातावरण या प्रकृति से मिलते हैं वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। वायु, जल, ऊर्जा, वन, मृदा, चट्टानें आदि और जीवाश्म ईंधन प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और समय के साथ इनमें से कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः भरित हो जाते हैं। और इस आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, एक तो आपका नवीकरणीय संसाधन, एक हो जाएगा आपका अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन होगा जल, वन और वायु। मानी वे संसाधन जिनका उचित समय अवधि के भीतर नवीकृत या पुनः पूर्ति, पुनर्स्थापन हो जाता है, उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और उदाहरण के लिए वायु, जल, वन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के क्या है? कुछ महत्वपूर्ण या कुछ उदाहरण है, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। प्रकृति उनका नवीकरण कर देती है। प्रकृति इनका क्या कर देती है? नवीकरण कर देती है। अनवीकरणीय संसाधन माने ऐसे संसाधन जो दोबारा से वापस नहीं बनाए जा सकते। वे संसाधन जिनके निर्माण होने में लाखों वर्ष लगते हैं, वे सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और एक बार उपयोग करने के बाद वे क्षीण हो जाते हैं। वे उचित समय अवधि के भीतर उत्पन्न नहीं होते हैं और न ही उनकी पुनः पूर्ति होती है। ऐसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण खनिज मृदा, चट्टानों, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि हैं। चले आगे, बस हो गया खत्म अपना चैप्टर। इसके बाद में ये जो चैप्टर था अपना 11वां था, इसके बाद में पृथ्वी से परे एक अंतिम चैप्टर और रह जाएगा जिसको भी आज ही हम आपको बना के प्रोवाइड करवा देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।